हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वाध्याय सर्कल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिंग के बारे में। विद टाइम जो एजिंग है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी होने लगी है। तो एजिंग के ऊपर भी साइंटिफिक एंगल से जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम बात करेंगे जेरेंटोलॉजी के बारे में। क्या होता है जेरेंटोलॉजी? जेरेंटोलॉजी ये एक जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक जेरॉन और एक लॉजी। तो जेरेंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एजिंग या ओल्ड एज पीपल की स्टडी करना। इस जेरेंटोलॉजी में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशन, जितनी भी एस्पेक्ट है एक सोसाइटी के, वो हर एक एंगल से स्टडी किया जाता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2050 तक इंडिया की जो 20% पॉपुलेशन होगी, वो कौन लोग 20% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे? जिनकी एज 60 या उससे प्लस है। तो इसलिए इसके ऊपर स्टडी हो रही है। अब क्यों इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे क्यों है ये स्टडी करना? एज तो लोग हमेशा से होते हुए आए हैं, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो काफ़ी बेटर हो चुकी है। अब बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर कोई एक पर्सन जिंदा रहता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। ओके, तो जो एजिंग है ना उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? एजिंग के साथ आती है डिपेंडेंसी। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो आपकी 15 साल से लेके अप्रॉक्स 59 या 60 ईयर्स तक होती है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है 60 प्लस लोगों की। और एज बढ़ने के साथ साथ इन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और जो सोशल इश्यूज हैं वो सामने आते हैं। फिर जो 60 प्लस लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और साथ साथ में जो विडोहुड, ये भी एज के साथ साथ प्रॉब्लम आती है। रिड्यूस सोशल स्टेटस की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो लोनलीनेस फील करते हैं, और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जिसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। इंडियन सोसाइटी में एजिंग के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें क्या होता था, और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या होता है, क्या इन दोनों में चेंजेस आए हैं? तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो जॉइंट फैमिली होती थी, वहाँ पे जो एल्डर्स थी उनके रिस्पेक्ट किया जाता था, और जॉइंट फैमिली होने की वजह से इनकी इकोनॉमिक और जो इमोशनल सपोर्ट वो इनको फैमिली से मिल जाता था। लेकिन अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग माइग्रेट करने लग गए, और इसकी वजह से जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली बनी, और न्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस हुआ। ये जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स आए हैं, इसकी वजह से जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें चेंजेस हुए। जैसे कि जो एल्डरली लोग हैं उनको आइसोलेशन फील हुआ, क्योंकि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है घर के अंदर, वो काम करने चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, अब घर में रहते हैं। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड फील करते हैं। फिर दूसरा, एल्डरली अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो ओल्ड एज लोग हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, और ओल्ड एज होम काफ़ी है, अब ओल्ड एज होम जो है वो काफ़ी खुल रहे हैं। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी उन लोगों को फील करनी पड़ रही है। और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। ये एजिंग से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप में एक अलग टॉपिक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग क्या होता है? देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो लोग हैं उनका जो से है किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो कम हो जाता है, लेकिन जो फीमेल है उसका से
और कम हो जाता है। कैसे? देखो, एज बढ़ने के साथ साथ जो फीमेल है ना, वो विडोहुड की तरफ भी जाती है, क्योंकि जो एक विमेन है, मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। दूसरा, अगर वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह रही है और साथ साथ में एक जो हस्बैंड है, उनकी जो एज होती है 5 से 4-5 साल बड़ी होती है, और कहीं कहीं पे तो 8-10 साल भी बड़ी होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है उनका विडोहुड को एक्सपीरियंस करना। अब जो फीमेल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो जो विमेन है उसको सबॉर्डिनेट पोजीशन पे तो रखा ही गया है। तो उनकी जो फाइनेंशियली दे आर डिपेंडेंट अपनी फैमिली में किसी भी मेल मेंबर के ऊपर या किसी और मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो एक्सपीरियंस करती है क्या, इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है उनकी और ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से जो फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग है वो सामने पे आता है। अब एजिंग में तो मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, रिच भी आएंगे, पुअर भी आएंगे, लेकिन एजिंग जो सबसे ज़्यादा किसी को इम्पेक्ट करती है वो होती है पुअर, विडो, ओल्ड विमेन। ये वाला जो ग्रुप है विमेन का, ये तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज फील करता है जैसे जैसे वो एजिड होते रहते हैं। एक ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक पूरी पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन में बच्चे होंगे, बड़े होंगे और ओल्ड एज पीपल होंगे। तो हमने बाकी जो दो ग्रुप है उनको हटा दिया, तो कौन सा ग्रुप बचा? अब ग्रुप बचता है हमारे पास ओल्ड एज पीपल का। अब इस ओल्ड एज पीपल में भी कुछ रिच हैं, कुछ पुअर है। रिच को हम हटा देते हैं, अब बचते हैं पुअर। ओके, अब इन पुअर में कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल है, तो मेल हटा दो, ये बचते हैं विमेन। अब इस विमेन में भी कुछ मैरिड हैं और कुछ विडो है, और जो कुछ है जो विडो नहीं है। तो ये जो विडो वाला सेक्शन है, मतलब इस वाले सेक्शन के अंदर बाकी सब इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहती है। तो इनको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो हमने देखा, बट यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि एल्डरली जो पीपल है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको सोशल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो उनकी पेंशन इनएडिक्वेट हो जाती है। पहले तो उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और वो काफ़ी इनएडिक्वेट होती है, उनके सारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ उनको जो सोशल सिक्योरिटी है ना, उसको भी उसकी भी कमी है। फिर मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। एज के साथ साथ बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज आ जाती है, और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आते हैं। जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारा ब्रेन है, उसकी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और उस एजिंग की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ है जो है अल्जाइमर। एज बढ़ने के साथ काफ़ी होती है ये। फिर बात करेंगे हम सोशल जो प्रॉब्लम है, लोनलीनेस। लोनलीनेस उनको फील होता है। फिजिकल अब्यूज़ देखा हमने। और जब उन्हें लगता है कि वो किसी चीज़ के लिए केपेबल नहीं है, तो उनके अंदर ना एक बर्डन वाला सेंस आ जाता है। और क्योंकि कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, तो वो लोग नेग्लेक्टेड फील करते हैं, एक्सक्लूडेड फील करते हैं। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी में डिप्रेशन है, एंजाइटी होती है, और जो सेल्फ वर्थ है वो तो उनकी लॉस्ट ही हो जाती है। प्रॉब्लम हमने देख ली, लेकिन प्रॉब्लम का कुछ तो सॉल्यूशन होता है ना। इसका मल्टीपल, एक कुछ हम ये नहीं कह सकते कि एक ही सॉल्यूशन है और ये करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, नहीं। बहुत सारे एंगल पे हमें चीज़ों को केटर करना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम अलग अलग एंगल पे है, तो उनका सॉल्यूशन भी वेरियस तरह से हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक है, हमें एक्टिव एजिंग को प्रमोट करना है। फिर दूसरा है कम्युनिटी सपोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरा है, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो एल्डरली अब्यूज़ होता है उसको एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो
हमने देखा फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से जो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ है उनको लाना ज़रूरी है। और जो एजेड लोग होते हैं ना, वो उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो हमें उन्हें डिजिटली लिटरेट करना चाहिए, या हमें करना है उन्हें, क्योंकि अगर वो लोग डिजिटली लिटरेट होंगे तो फिर वो आपस में कम्युनिटी बना सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत तरीके से खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। ओके, तो हम एक्टिव एजिंग में क्या करें? हम एक्टिव एजिंग में उनको एनकरेज कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। फिर क्योंकि उनकी जो एज हुई है, एज के साथ साथ लोगों के पास एक्सपीरियंस भी आता है, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि वो मेंटोरिंग करे, वॉलंटियरिंग करे किसी चीज़ में, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, तो उनको सेल्फ वर्थ फील होगी कि हाँ, एज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ यूज़फुल नहीं है किसी के लिए। फिर कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इंटर जनरेशन बॉन्डिंग, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आपस में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होना चाहिए। का एल्डरली केयर को लेके काफ़ी कैंपेन होने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि लोगों को नहीं पता इस बारे में। फिर जो अब्यूज़ है, वैसे तो ऑलरेडी एक्ट प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्ट है उसकी स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी हेल्पलाइन या फिर जो लीगल सर्विसेज एड है, उनको इफ़ेक्टिव होना इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक सिस्टम तैयार करा है और वो सिस्टम किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वो सिस्टम का होना और ना होना बराबर है। इसलिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है और इफ़ेक्टिवनेस भी ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो बहुत कुछ कुछ स्कीम लेकर आई है एजेड पीपल के लिए। तो स्कीम है, लोगों को अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। अब वो स्कीम कौन कौन सी है? स्कीम है अटल व्यय अभ्युदय योजना, फिर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, और हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ स्कीम है जो बाकी स्कीम के साथ मर्ज्ड भी है। तो अभी हमने एक होलिस्टिक तरीके से जेरेंटोलॉजी जो टॉपिक है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करी। इसके अंदर बहुत सारी थियोरीज टेक्निकलिटी है, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, कैसे हम उसको एड्रेस करें। तो मैंने उसी तक ये जो वीडियो है उसको लिमिटेड करा है, एंड होप सो आप लोगों को कुछ ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को करें, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।